बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो है शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे। ये क्या होती हैं, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और उसके बहुत सारे मामला कैसे देखने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन क्या चीज़ है? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का मतलब आपस में क्या लिंक है, इसे हम कैसे देखते हैं? द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फीचर्स ऑफ लेबर मार्केट. Example include minimum wage laws, the market power of the unions, the role of efficiency wages, and the effectiveness of job search. The inflation rate depends primarily on growth in the quantity of money controlled by the federal government, State Bank of Pakistan. Here we can see that the unemployment and inflation, both they are interdependent, and mostly the situation is horrible when we expect. Inflation is the situation when too much money chases too few goods, and a lot of money you bring in pockets, in bags, and you purchase a little quantity of goods available in the market. तो जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सामान मौजूद हो और उसके बाद आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, तो परचेज़ करने के नतीजे में फिर हम ये देखते हैं जी कोई आप जो मामलात हैं उनको कैसे हैंडल करना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में बाज़ औक़ात ये होता है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, या ट्रेड यूनियन ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है, या एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पर पहुँच गई हुई है। तो जॉब्स प्राइवेट भी हों या गवर्नमेंट की हों, दोनों सूरतों में अनएम्प्लॉयमेंट बार लेकिन एम्प्लॉयमेंट है, इसका क्या रिलेशन है, इसको फिलिप्स कर्व के वाले से अभी हम देखते हैं। The Phillips curves illustrate the short-term relationship between inflation and unemployment. अब वो कर्व क्या है उसकी तरफ हम चलते हैं, डाटा लेंगे। डाटा में हमारे पास एक तरफ y एक्सिस पे इन्फ्लेशन रेट है और x एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और यहाँ पर ये चीज़ बता रही है कि x एक्सिस में कि हमारे पास जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो इसका एम्प्लॉयमेंट पे क्या सूरत हाल है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन रेट जो है वो डिक्रीज होगा या उस इंक्रीज होगा। डाउनवर्ड ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है कि इन्फ्लेशन रेट के इंक्रीज होने से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिलेशनशिप में मौजूद है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर रिलेशनशिप इनका डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है भी हम इसको इलस्ट्रेट करके देखते हैं। हमारे पास अगर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल 0 है तो इन्फ्लेशन का लेवल भी 0 है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल 4 है तो इन्फ्लेशन का लेवल 6 है। इसी तरह अगर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल 7 है और उसके बाद फिर इन्फ्लेशन रेट जो है वो 0.2 पे ड्रॉप कर देता है। ये जो ड्रॉप है इसमें क्या सारी सूरत हाल है, कैसे हम इसको इलस्ट्रेट करके देखते हैं। एग्रीगेटेड डिमांड, एग्रीगेटेड सप्लाई एंड द फिलिप्स कर्व. The Phillips curve shows that the short-term combination of unemployment and inflation that arise in shift in aggregate demand. ज़ाहिर जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, तो दोनों में डिमांड शिफ्ट हो जाती है। शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं कि सप्लाई क्या रोल प्ले करेगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोगों के पास तो पैसा पहले ही नहीं है, जॉब्स उनके पास है नहीं, तो अब वो बाय कहाँ से करेंगे, खरीदेंगे कहाँ से, कौन सी चीज़ वो परचेज करेंगे, क्या उन्होंने खाना है, क्या उसकी सूरत हाल है। तो ज़ाहिर है कि फिर सप्लाई जो है अगर हम उसको कांस्टेंट रखते हैं तो डिमांड जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। पीपल हैव नो मनी टू बाय। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट ही बहुत ज़्यादा है तो फिर डेफिनेटली इन्फ्लेशन का रेट भी डिक्रीज कर जाएगा। लोग इसको इस शॉर्ट टर्म में डाउनवर्ड ट्रेंड देखेंगे। अभी आपने पिछले ग्राफ में देखा है कि हमारे पास जब अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल 4 था तो इन्फ्लेशन का लेवल 6 था, और इसी तरह अगर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा जब वो 7 हो जाता है, लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो इन्फ्लेशन रेट भी डिक्रीज कर जाता है।
इसमें इसको शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं तो ये जो शिफ्ट इन डिमांड हुआ है, ये शिफ्ट इन डिमांड नेगेटिव हुआ है। ये शिफ्ट इन डिमांड कैसा है? नेगेटिव है। द ग्रेटर द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, द ग्रेटर इज द इकोनॉमी इन द आउटपुट एंड द हायर इज द ओवरऑल प्राइस लेवल। ज़ाहिर है, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा खाने चीने के पीने के लिए, चीज़ें ही नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही उनके पास बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है, खाने पीने की चीज़ें कैसे उन्होंने कैरी ऑन करनी है, क्या सारा मामला है। इसको तो फिर आप जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप की बजाय देख रहे हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा डिक्रीज कर जाता है तो हम देखते हैं कि भाई इससे आपकी जो इन्फ्लेशन लेवल है वो भी डिक्रीज कर जाता है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आपका बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन जो है वो डेफिनेटली डाउनवर्ड ट्रेंड में आएगा। फिलिप कर्व में हम ये देखते हैं कि जी इस सारे मामले को गवर्नमेंट ने कैसे करना है, मार्केट इकोनॉमी क्या है और उसके बाद इसका ट्रेंड क्या है, इस सारे मसले को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे सारे मसले को देख सकते हैं। द ग्रेटर द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स and services, the greater is the economy output and higher is the level of price level। बताया जा रहा है कि अगर डिमांड ज़्यादा है और इकोनॉमी में सप्लाई भी ज़्यादा है तो प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अगर लोगों के पास $10 है बाय करने के लिए और उसके बाद सप्लाई भी मार्केट में एक्यूरेट मौजूद है तो एक स्टेबल प्राइस लेवल आता है। जैसे ही आप डिमांड इंक्रीज करते हैं प्राइस और बढ़ जाती है, और डिमांड इंक्रीज करते हैं प्राइस और बढ़ जाती है, और डिमांड फिर इसके बाद जैसे ही आपका आउटपुट लेवल जो है वो इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट आपकी डिक्रीज हो जाती है, लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं, लोग अपनी अपनी जॉब पे चले जाते हैं। उस सारे मामले में देखते हैं कि जी मुझे अब पैसे मेरे हाथ में हैं तो मैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकता हूँ। अच्छा जी, फिगर टू में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को एक्सप्लेन किया गया है। कैसे एक्सप्लेन किया गया है? फिलिप कर्व के हवाले से सबसे पहले हम देखते हैं द मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। प्राइस लेवल में जो स्टेबिलिटी आती है वो उसी वक्त आती है कि जब आप डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को एग्रीगेट में देखते हैं। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट 7500 पीपल अनएम्प्लॉयड है और 7% है तो उसके बाद आपकी जो सप्लाई प्राइस लेवल है वो 102 पे होगा डिटरमिन। एक तरफ हमारे पास डिमांड कर्व है जिसके अंदर हम शिफ्ट देख रहे हैं, और ये शिफ्ट जो है जब आपकी आउटपुट क्वांटिटी बढ़ जाती है, जब इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाता है, लोग ज़्यादा जॉब्स पे आ जाते हैं। पहले 7500 लोग जॉब पे थे तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 7% था। अब 8000 लोग जॉब्स पे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 4% पे आ गया, और आउटपुट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। आउटपुट के इंक्रीज होते ही आपका प्राइस लेवल भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी को फिर हमने इन्फ्लेशन कर्व में ड्राइव किया अपोजिट साइड पे, कि अगर आउटपुट हमारा 8000 यूनिट पे मुश्तमिल है तो तब कितनी सूरत हाल होगी इसकी इन्फ्लेशन की। और अगर हमारा आउटपुट लेवल डिक्रीज कर गया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बढ़ने के साथ ही हमारे पास क्या चेंज आती है इकोनॉमी में? शिफ्ट इन दी shift in the Phillips curve, the role of expectation. The Phillips curve seems to be seem to offer policymaker a menu of possible inflation unemployment outputs। ये जो हमारी है कर्व, ये हमें बताती है कि जो इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट आउटकम में इसका क्या रिलेशनशिप है। अगर आपका आउटपुट ज़्यादा है इंडस्ट्री में तो हमें पता चलता है कि आउटपुट के बढ़ते ही आपका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाता है, पीपल आर मोर ऑन जॉब, फिर वो बाय कर सकते हैं, वो चीज़ें खरीद सकते हैं अपनी ज़रूरियत के मुताबिक, और इस ज़रूरियत के मुताबिक फिर वो सारे मामले को आगे देख लेते हैं। फिर 60s की बात उसने की है लॉन्ग run में। In the 1960s, Friedman and Phillips concluded that inflation and unemployment are unrelated in the long term। शॉर्ट टर्म में जो उनका रिलेशनशिप है वो भी हमने देखा, तो फ्रेड ने और उसके बाद फिलिप्स ने हमें जो इसका लॉन्ग रन है रिलेशनशिप वो भी एक्सप्लेन किया। वो एक्सप्लेन करते हैं
As a result, the long run Phillips curve is vertical at the natural rate of employment. Monetary policy should be effective in the short term, but not in the long term. जब आप अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को देखते हैं तो गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मूव करती है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है पीपल आर पर्सुएटेड टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक्स, और बैंकों को कॉल किया जाता है कि वो इनको कर्जा दें ताकि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़े, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो सके। अब ये कर्व किस तरह बिहेव कर रही है, पहले जो है वो हमारे पास कर्व जो थी वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, ये स्ट्रेट है। वो बताते हैं कि when the Fed increases the growth rate of the money supply, the rate of inflation increases। ज़ाहिर है कि जब स्टेट बैंक जो है ये फेडरल बैंक ऑफ यूएसए वो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए वो फंडिंग करता है बैंक्स को के जरिए लोनिंग करता है, तो उसके ज़रिए आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है जिसको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। लो इन्फ्लेशन, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और जब आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज देखती हैं तो फिर उसके बाद आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो चेंज हो जाता है। लॉन्ग रन कर्व में आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान स्ट्रेट रिलेशनशिप है, बट अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स एट इट्स नेचुरल रेट। जाहिर है कि अगर आप इन्फ्लेशन रेट लॉन्ग रन में बढ़ाएंगे, बैंक्स लोन्स लेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसको दूसरी जगह लगाया जाएगा, इंडस्ट्री में उसका इन्वेस्ट किया जाएगा, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होते ही उसके जो हैं वो प्रॉपर वो नहीं मिल सकेंगे, और इसके बाद जनाब वो ग्रोथ रेट जो है उसके अंदर जो चेंज आती है लॉन्ग रन में, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन सेम ही रहती है। आगे बात को बढ़ाते हैं। हाउ द फिलिप कर्व इज रिलेटेड टू द एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। अब पिछले कर्व में हमने देखा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का की कर्व थी बिल्कुल स्ट्रेट यानी वो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल नहीं है। यहाँ पर भी लॉन्ग रन में भी हमारे पास ये कर्व जो है वो एग्रीगेट डिमांड की और एग्रीगेट सप्लाई की, और फिल्फ कर्व जो है वो इसमें इन्फ्लेशन रेट में भी बिल्कुल सेम बिहेव करती है, यानी इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। Expectation and the short-term filter. Expected inflation measures how much people expect the overall price level to change. बिल्कुल क्लियर बात है कि जब शॉर्ट टर्म होता है तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है उस जो प्राइस लेवल है उसके अंदर क्या चेंज आ रही है, किस तरह का बिहेवियर है प्राइस लेवल का। इन द लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एडजस्ट टू चेंज इन एक्चुअल इन्फ्लेशन, और लॉन्ग रन में चूंकि वो ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं कि जनाब इतना का इन्फ्लेशन है और वो एक्चुअल के करीब करीब ही होता है, तो इसमें जो स्टेट बैंक है या फेडरल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ यूएस फेड या उसकी एबिलिटी टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट शॉर्ट टर्म वाली रहती है, और उसमें वंस पीपल एंटिसिपेट इन्फ्लेशन द ओनली वे टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट हाउ द नेचुरल रेट इज फॉर द एक्चुअल इन्फ्लेशन टू बी एंटिसिपेटेड। जब लोगों की मर्जी है, जब उन्होंने एक्सपेक्ट ही कर लिया कि ये सारी सूरत हाल होगी, इतनी की चेंज आएगी, फिर हम इसको इक्वेशन में देखते हैं कि इक्वेशन में इसका क्या बिहेवियर है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको मेजर किया गया है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, उसको हम देख रहे हैं एक्चुअल इन्फ्लेशन के साथ और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के साथ। दिस इक्वेशन रिलेट्स द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्चुअल इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, और इसमें सारी ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि भाई इन दोनों को कैसे मेजर किया जाएगा। फिर ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली जो लॉन्ग पहले शॉर्ट रन है वो हमें नजर आ रहा है, फिर लॉन्ग रन जो है वो नजर आ रहा है। इसमें ये है कि जो एक्सपेक्टेशन होती हैं लॉन्ग रन में एक्सपेक्टेड लोगों की वो आमतौर पे चेंज नहीं हो पाती, और यहाँ पर कोई इतना शिफ्ट नहीं हमें नजर आ रहा। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है उसमें ये सारी सिचुएशन बड़ी क्लियर होगी। नेचुरल एक्सपेरिमेंट फॉर द नेचुरल रेट हाइपोथेसिस। अब the view that unemployment eventually returns to its natural rate regardless the rate of inflation is called the natural rate hypothesis. Historical observations support the natural rate hypothesis. ज़ाहिर है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो लोगों के पास जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कुछ जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ जाते हैं, जॉब्स पर रहना चाहते हैं वो जाते हैं, जो उनका नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है
उसके करीब करीब वो एडजस्ट कर लेती हैं। उसके करीब करीब उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, वे कीमतें ये हैं तो उसके मुताबिक एडजस्ट कर लिया जाए। बात को आगे बढ़ाते हैं। बात इसके बाद जब हम देखते हैं तो नेचुरल रेट और इसकी कर्व की क्या सिचुएशन है। फिर 60s का मॉडल हमने देखा, अब 70s और 80s में देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल फिलिप्स कर्व broke down in the early 70s. During 70s and 80s, the economy experienced high inflation rate and high in जो है वो unemployment rates simultaneously. जब 80s और 70s की जो थी ये डिकेड, इसमें जब हमने देखा तो चूंकि कुछ वॉर्स आ गई, कुछ उसके बाद लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो अनएक्सपेक्टेड हो गई। उसके बाद फिर उसके बाद ईरान क्राइसिस भी यूएसए के साथ रहा, फिर ईरान इराक वॉर होगी, फिर उसके बाद ये सोवियत यूनियन वॉर होगी, इन्फ्लेशन और साइमल्टेनियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट की का जो इस अंदाज के साथ उसने बिहेव किया। 60s में कैसे बिहेव कर रही थी कि अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो इन्फ्लेशन रेट जो है उसके साथ किस तरह बिहेव करता था। फिर उसके बाद 80s में हमने देखा कि इनका जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल ब्रेक हो गया और उसके मुताबिक इसकी चेंजेस और तरह की हो गई। और फिर अगले ग्राफ में ये बात और क्लियर होती है कि ये चेंजेस कैसी थी। 70s ये डाटा हमारे पास था यूएसए का, जिसको हमने यहाँ पर जस्टिफाई किया है ग्राफ के ऊपर। आगे बात को बढ़ाते हैं। शिफ्ट इन दी फिलिप्स कर्व, द रोल ऑफ सप्लाईज शॉक्स। हिस्टोरिकली historical events have shown that short run Phillips curve can shift due to changes in expectation. ज़ाहिर है कि जब सप्लाई के अंदर चेंजेस आ जाएंगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी और हो जाएगा और उसके बाद एक्सपेक्टेशन रेट भी चेंज होगा, उसके अंदर भी शिफ्ट आएगा और ये सारा मामला उसकी अपनी ज़रूरियत के मुताबिक एडजस्ट करने की फिर ज़रूरत पड़ जाती है। Shift in the Phillips curve, the role of supply stock. The short-term Phillips curve also shifts because it shocks to aggregate supply. Major adverse changes in aggregate supplies can worsen the short-term trade-off between unemployment and inflation. और उसके बाद an adverse supply shocks give policy maker a less favorable trade-off between inflation and unemployment. तो ज़ाहिर है अगर आप पहले आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको अपने के लिए एक और वेरिएबल को भी ऐड किया था, वो वेरिएबल था आपका सप्लाई। यहाँ पर सप्लाई अगर नेगेटिवली इफेक्ट होगी तो इनके अंदर भी चेंज आएगी और ये रिलेशनशिप भी एडवर्सली इफेक्ट होगा अनएम्प्लॉयमेंट का और इन्फ्लेशन का। अब इसके बाद थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। शिफ्ट इन दी अनएम्प्लॉयमेंट फिलिप्स कर्व, द रोल ऑफ सप्लाई। उसने बताया कि ये इन्फ्लेशन की बेस पे जो कर्व है, इस इक्वेशन इस ग्राफ में देखते हैं कि ये किस तरह नेगेटिवली जो है वो बिहेव करती नजर आती है। आगे आता है जी शिफ्ट इन दी फिलिप्स कर्व, द रोल ऑफ सप्लाई स्टॉक्स। 70s में पॉलिसी मेकर ने दो चॉइसेस किए कि ओपेक से लेना है या जो ओपेक प्राइसेस की सिचुएशन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको आपने कैसे हैंडल करना है। फाइट द अनएम्प्लॉयमेंट बैटल बाय एक्सपेंडिंग द एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सेलरेट इन्फ्लेशन। फाइट इन्फ्लेशन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग aggregate demand and endure ever even higher unemployment level. दोनों बातें क्लियर हो गई कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को इन्फ्लेशन के साथ कैसे डील करना है और उसके बाद जो चेंज है इस सप्लाई की ऑयल प्राइसेस की वजह से जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है उसको आपने कैसे हैंडल करना है। इसमें हमारे पास जो कर्व नजर आ रही है हमें, वो कर्व नजर आ रही है कुछ इस तरह। ये ग्राफ प्रेजेंट हुआ है 70s के वाले से। फिर उसके बाद जब इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाता है तो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी या फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस तरफ चलती जाती है, वो रेट ऑफ ग्रोथ को स्लो करने के लिए कैसे मूव करती है और इसको फिर कैसे कंटिन्यू की जाता है अब देखते हैं। टू रिड्यूस इन्फ्लेशन द फेड हैज टू परसू डिक्शनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ क्रेडिट को कम किया जाए। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सुकड़ जाना है, अपने क्रेडिट रेट को कम आपने करना है। व्हेन फेड स्लोली स्लोज द रेट ऑफ मनी ग्रोथ इट कॉन्ट्रैक्ट्स डिमांड। ज़ाहिर है जब अपने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट
बढ़ाया है, बढ़ाने के साथ ही इंडस्ट्रीज में आपका क्रेडिट लेवल कम हुआ है, तो लोग रिटर्न करेंगे अपने लोन्स को, जो इंडस्ट्री है वो लोन्स को वापस करेगी। उसके नतीजे में क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो रिड्यूस करेंगे। इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है कंट्री में। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो हमारा डिक्रीज उस वक्त होगा जब आपने एक्सपेंशन वाली मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है, और जब आपने कॉन्ट्रैक्शन वाली मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है तो उस वक्त फिर आप ये सारा कुछ इस अंदाज में कैरी ऑन नहीं कर सकते, इस अंदाज में आप इसको नहीं चला सकते। तो इसमें अगर आपने इसको इस अंदाज में चलाना है तो फिर आपके जो कॉन्ट्रैक्शन वाली पॉलिसी है वो मूव करेगी इस तरह की सूरत हाल में। जी फिगर 10, डिसइंफ्लेशनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन की हमें बताया गया है कि जब आप कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाते हैं तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्शन लेवल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और ये हमें कर्व जो है वो स्लॉटेड कर्व नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट का नेचुरल रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपका इन्फ्लेशन रेट भी डाउन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस वक्त जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कंट्रैक्टरी है। द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एन इन्फ्लेशन in an economy must endure a period of high employment and high unemployment and low output। ज़ाहिर है कि जब आपने इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है तो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आपका बढ़ जाना है, और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ बढ़ते ही आपका जो आउटपुट लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। स्टेट बैंक विल या फेड विल कंपेल दी इंडस्ट्रीज टू रिटर्न दी देयर लोन्स, और उसके बाद दे विल सर्टनली रिट्रेंच द जॉब्स, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लोग जॉब से निकाले जाएंगे, और ये सेक्रीफाइस रेशियो हम देखते हैं। दिस सेक्रीफाइस रेशियो इज द नंबर ऑफ परसेंटेज पॉइंट ऑफ एनुअल आउटपुट that is lost in the process of reducing inflation। sacrifice ratio कुछ टाइम पीरियड में 10 थी, फिर 7 थी, फिर उसके बाद ये आउटपुट के हिसाब से आप मेजर करेंगे कितना आपने सेक्रीफाइस करना। to reduce inflation from 10% in 7981 to 4% requires an estimate sacrifice of 30% of annual output। आपने अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो आउटपुट को भी कम करना है, आउटपुट के साथ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आपका इंक्रीज कर देगा, और सेक्रीफाइस रेशियो आप देख लेंगे कितना की इंडस्ट्री सेक्रीफाइस कर सकती है। The theory of rational expectation suggests that people optimally use all information they have, including information about the government policies, then when forecasting the future। तो इसमें जो हमारा प्रीवियस डाटा है वो बड़ा क्लियर है कि आप जो है ना जी वो कॉस्टलेस डिसइंफ्लेशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है, लोगों के पास डाटा होता है, लोगों को पता होता है कि इन हालात में गवर्नमेंट जो है वो ये पॉलिसी अपनाएगी, इधर एक्सपेंशनिज्म वाली या इधर कॉन्ट्रैक्शनिज्म वाली। तो कॉन्ट्रैक्शनिज्म वाली में लोगों ज़हनी तौर पे तैयार भी हैं कि ये सारी सिचुएशन होगी, और जो हमारा जो रैशनल एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर है, लोगों को पता चल गया है कि आउटपुट ने भी कम होना है, हमारी जॉब्स भी जानी है, गवर्नमेंट ने क्रेडिट भी यानी कर्जे भी कम करने हैं, इन सारे मामले में इन्फ्लेशन भी डिक्रीज होगा और वी विल लूज आवर जॉब्स। अच्छा जी, आगे बात को बढ़ाते हैं। द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एक्सप्लेन व्हाई देयर इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट टर्म बट नॉट इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में बड़ी वजह ट्रेड ऑफ्स और इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप हमने देखा है, लॉन्ग रन में तो ये इस तरह नहीं होगा जिस तरह हमारी एक्सपेक्टेशन है। शॉर्ट टर्म में लोग आमतौर पे देखते हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ अरसे के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म जब हम देखते हैं तो उसमें फिर हमें ट्रेड ऑफ्स के मुताबिक ये सारे मामला जो हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है, जिसमें डिमांड भी कम होगी,
जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा, जिसमें इन्फ्लेशन रेट भी डिक्रीज करेगा, जिसमें फेड जो है वो क्रेडिट को भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम करेगा। How quickly the short-term trade-off disappear depends upon how quickly expectation adjust. बड़ी बात सी बात है, लोगों को जितनी देर में जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उतनी ही अच्छा होगा और उतनी जल्दी ही आपकी जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ डिसअपियर हो जाएंगे। यानी इसमें जो नुकसान आता है या जो इसमें मसाइल हैं ट्रेड ऑफ्स के, वो शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन के वाले से या इंक्रीज इन प्रोडक्शन के वाले से या और कोई चीज़ों के वाले से, उसी तरीके से इसमें फिर चेंजेस भी हमारे सामने आ जाएंगी। ये लोगों की समझ की बात है कि उन्होंने इसको किस तरह बिहेव करना है इस पे। रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन disinflation. The theory of rational expectation suggests that the sacrifice ratio could be much smaller than estimated. जी, इसमें बड़ा वाज़ेह बात क्लियर हो गई है कि अगर लोग ज़हनी तौर पे तैयार हैं तो वो उन्हें सेक्रीफाइस इतना नहीं करना पड़ता, क्योंकि और इसमें जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो बहुत कम होती है, मच स्मॉलर। और अगर आप ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपकी एक्सपेक्टेशन इस तरह की नहीं है, आपको पता नहीं है, आप ज़हनी तौर पे एडजस्ट नहीं अपने आप को कर पाए। तो जो चीज़ जब आप ज़हनी तौर पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते फिर मसाइल और तरह के आ जाते हैं। Walker's disinflation. When Paul Walker was Fed chairman in the 70s, the inflation was widely viewed as one of the nation's foremost problems. Walker succeeded in reducing inflation from 10% to 4%, but at the cost of unemployment at 10%. अब जी हाँ, जो बात हमें बताई गई कि जब इन्फ्लेशन आपका बढ़ गया है और आपने इसे कम करना है तो आपको जो एम्प्लॉयमेंट है वो लेवल जो है उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप इन्फ्लेशन रेट कम करना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए प्राइसेस स्टेबल होंगी, डिमांड जो है वो उसका एडजस्ट करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन रेट को डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी फिर एडजस्ट इसी हिसाब से होगा। एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये फिर जो आपने वो कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी अपनाई थी टुवर्ड्स के जनाब हम इन्फ्लेशनरी रेट में अपने इंडस्ट्री को कॉन्ट्रैक्शन की तरफ ले जाएंगे, ले ऑफ की तरफ ले जाएंगे, वो फिर यहाँ पर डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं होंगे। वो डिजायर्ड रिजल्ट हमारे सामने नजर नहीं आते। अभी इसको ग्राफिकली भी देखते हैं। तो वॉकर की फिगर क्या थी, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और उसके बाद जनाब एक तरफ इन्फ्लेशन रेट है। जैसे उसने इसको डिक्रीज किया 79 में तो वो इसको लाया 4% पे, लेकिन उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स में भी चेंजेस हमें नजर आ रही हैं। उसके बाद है ग्रीन स्पैन एरा। ग्रीन स्पैन एरा जो है ये फेड चेयरमैन बने ग्रीन स्पैन। इसने क्या किया, 86 में ओपेक मेंबर अबैंडन देयर एग्रीमेंट टू रिस्ट्रिक्ट सप्लाई। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे उन्होंने 86 में ये फैसला किया कि वो अपने ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको भी नहीं रोकेंगे और उसके बाद कम नहीं करेंगे और उसके बाद सप्लाई को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। दिस लेड टू दी फॉलिंग इन्फ्लेशन एंड फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ज़ाहिर है कि जब ऑयल आया हमारे सामने, हम इसको इम्पोर्ट कर रहे थे, इसको यूज़ कर रहे थे इंडस्ट्री में, जब ये इंडस्ट्री में यूज़ हुआ तो उससे इन्फ्लेशन रेट भी कम हो गया और इन्फ्लेशन रेट के कम होते साथ ही आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो था वो ख़त्म हो गया, फॉलिंग की तरफ जाने लगा। जब आपके पास इंडस्ट्री बूस्ट करेगी तो आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस स्टेबिलिटी होगी और उसके साथ ही जो आपकी ये है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल वो कम हो जाएगा। पीपल विल गेट देयर जॉब। ग्राफिकली इट इज़ प्रेजेंटेड हेयर इन स्लाइड नंबर 37। तो ये सारा ग्रीन स्पैन जो फेड के चेयरमैन बने उनके एरा में ये सब कुछ आ गया। फ्लक्चुएशन इन इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट इन रिसेंट ईयर हैव बीन relatively small due to Fed actions। हमारे पास भी ये मॉडल है कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन थी वो थोड़ी कम हो जाती हैं, इन्फ्लेशन रेट जो है वो
थोड़ा कम हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ जाता, वो भी कम हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है। इसमें थोड़ी जो पॉजिटिवली फिर हम इस एरिए को, इस एरा को देखते हैं। ये हमारे लिए भी एक लेसन है कि हम पाकिस्तान के हवाले से भी इसको ऐसे ही देखें। इस वक्त पाकिस्तान में जो प्राइसेस हैं वो बड़ी हाई लेवल पे हैं, इन स्पाइट के इन लास्ट मंथ द गवर्नमेंट रिड्यूस द ऑयल प्राइसेस एंड रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तकरीबन 7 पे वो ले आए हैं, 14 पे इस वक्त वो लोनिंग सारी की सारी हमें नजर आती है। इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दिस कि ये सारा मामला था, इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि लोगों की वो जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल बेहतर नहीं हो सका लॉकडाउन की वजह से। वो जो लॉकडाउन की पॉलिसी है, 2 दिन हमें लॉकडाउन करना पड़ता है मुल्क के अंदर, वो स्पेशली ऑन सैटरडे एंड संडे वो फुल लॉकडाउन होता है। तो जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो हमारा वो फुल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ नहीं जा रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो उनको हम ओपन करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, उनके लिए एसओपीज बनाए गए हैं, उन एसओपीज को फॉलो करना ज़रूरी है, अदरवाइज हम वो नहीं कर रहे हैं। जब हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक नेगेटिव रिलेशन है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन का और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसका पॉजिटिव रिलेशन है। फिलिप्स की कर्व ये बताती है। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का डिक्रीज जो है वो इन्फ्लेशन रेट के इंक्रीज के साथ एडवर्स रिलेशन। बाय एक्सपेंडिंग aggregate demand policy, makers can choose a point on the Phillips curve with high inflation rate and low unemployment। तो वो भी हमने ग्राफिकली प्रेजेंटेशन में भी देखा कि जब हमारे सामने ये अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो था वो कम था तो इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई था। और अगर इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा, लोगों के पास जॉब्स होंगी। इसके बाद है बाय कॉन्टेक्टिंग aggregate demand policy maker can choose a point on the Phillips curve with low inflation rate and high unemployment। ये भी हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये भी एक सिचुएशन थी जिसमें हम सारे का सारा ये मामला इस अंदाज में देखते थे। लेकिन हमारी जो है रिलेशनशिप की सूरत, इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। ट्रेड ऑफ between inflation and unemployment described by Philip curve hold only short term। लॉन्ग टर्म में ये प्रूव नहीं होता। लॉन्ग टर्म में ये वर्टिकल की कर्व की शक्ल तैयार कर देता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल में कोई चेंज नहीं होता। बेशक आप अपना जितना मर्जी इन्फ्लेशन रेट बढ़ाते रहें, ये काम करते रहें, लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके होते हैं कि ये होने जा रहा है और इसके मुताबिक हम एडजस्टमेंट अपने जहन के मुताबिक सारे का सारा वो कर लेते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये पॉलिसी हमारी कामयाब है। The trade-off between inflation and unemployment described by Phillips curve hold only in the short run। The long run Phillips curve is vertical at the natural rate of unemployment। पिछले भी हम देख कर आए हैं, अब दोबारा वहाँ देख लेते हैं कि जो प्रीवियस हमारा लेवल था लॉन्ग रन में, वो लॉन्ग रन में कर्व की पोजीशन ये है और यहाँ पर हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम इसको के ऊपर फौरी उस अंदाज में अमल दरामद कर सकें जैसे कि अमल दरामद होना चाहिए था। तो लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में हमें फिर यही सब कुछ सामने नजर आता है। स्लाइड नंबर 11 में हम देखते हैं कि जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसके मुताबिक लोग ज़हनी तौर पे अपने आप को एडजस्टमेंट उनकी हो जाती है। ये लॉन्ग रन में कोई चेंज इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। इन्फ्लेशन लो हो, इन्फ्लेशन कम हो, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारे का सारा मामला ऐसे फिर चलता है। अच्छा जी, स्लाइड नंबर 40 में हम देखते हैं कि लॉन्ग रन में ये क्वेश्चन जो थी वो सारी की सारी इसी तरह बिहेव करती है। द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व आल्सो शिफ्ट बिकॉज ऑफ शॉक्स टू एग्रीगेट सप्लाई। An adverse supply shocks gives policymaker a less favorable trade-off between inflation and unemployment। वो अभी हमने देखा है कि जब लॉन्ग शॉर्ट टर्म होता है तो एग्रीगेट डिमांड भी उसके साथ बिहेव करती है डिमांड कर्व के साथ। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हो तो लॉन्ग टर्म में
ये कोई इतनी चेंजेस हमें नज़र नहीं आती। स्टॉक एडवर्स होगा, आप जो है वो सप्लाई कम करेंगे, तो जो है वो रिलेशनशिप इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का अनफेवरेबल हो जाएगा, लेस फेवरेबल हो जाएगा। इसमें फिर वो सारी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आएगी जो हम देख सकते हैं। आगे जनाब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि जब फेड आप यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट बिटवीन money supply to reduce inflation, it moves to the economy along with the short term फिलअप। वो बताते हैं कि जब फेड जो है वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ग्रोथ रेट बढ़ाता है तो शॉर्ट टर्म में फिल कर अप्रूव हो जाती है, द रिजल्ट इन टेम्परेरी हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ज़ाहिर है कि जब आपने इन्फ्लेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट जो है उसको डिक्रीज किया है तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी आर्जी तौर पे हो जाएगी। द कॉस्ट ऑफ डिस इन्फ्लेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ क्विकली एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन फॉल। लोगों की क्या कितनी जल्दी जो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन फॉल करती हैं, वो सारा कुछ हम इसमें देखते हैं और ये सारा मामला ऐसे ही चलता है। तो एक बात हमें क्लियर होगी सारे लेक्चर को अगर हम समराइज करें, वो समराइज कुछ इस तरह होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का दोनों का जो है वो रिलेशनशिप हमने व्यू किया है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। और उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो को भी हमने चेकआउट किया और फिर उसके बाद जो स्टॉक जो था उसका वो जो एडवर्स है सारा मामला, अगर स्टॉक या सप्लाईज जो है वो कम हो रही हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेड, तो उससे हमें क्या चीज़ नज़र आती है, क्या सारा मामला कैसे रीड करना करता है। तो जो शॉर्ट टर्म में वो जो इक्वेशन है वो भी प्रूव हुई है और जो कर्व है वो भी साबित होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है और चेंजेस हैं। सारे लेक्चर को व्यू करते हैं। Thank you very much. Stay home, stay safe,